अरुण शर्मा जी, आपके पास आता हूं। मुद्दा क्या है? जिस पार्टी की लीडरशिप, मुख्य लीडरशिप अपने लिए सेफ सीट तलाशना शुरू कर दे, तो मतलब पार्टी कभी नहीं जीत सकती सर। जिसका लीडर ही भाग जाए छोड़ के, सीधी ब्लंट लैंग्वेज है बता रहा हूं मैं, तो उसके लोग क्या विश्वास करेंगे? यार इनको तो सेफ सीट चाहिए। सोनिया गांधी बड़ी लीडर है साहब, उनको लड़ना नहीं है क्योंकि रायबरेली से हार नजर आ रही है इस वक्त, तो वो छोड़ के राज्यसभा की सीट चली गई सर। वहां भी हिमाचल में खतरा लगा कि वहां शायद हार सकती हूं, भीतर घात हो रही है, तो पता लगा राजस्थान चले गए, तो वो अपनी सेफ सीट ढूंढ रहे हैं। राहुल गांधी वायनाड चले जाते हैं सर। अब वायनाड से एनी राजा आ गए हैं, तो अब पता लग रहा है कि इनके बाहर जाने की बारी आ गई कि अब तुम निकलो यहां से। अब उनके लिए सेफ सीट ढूंढी जा रही है तेलंगाना में और कर्नाटक में कि कौन सी ऐसी सेफ सीट हो सकती है जहां से वो जीत पाए युवराज। मैं क्या कह रहा हूं सर, जिस दल के नेता अपने लिए सेफ सीट इंडिया में ढूंढना शुरू कर दें, तो पार्टी जीत नहीं सकती सर। और मैंने हमेशा कहा है कि नरेंद्र मोदी एक गैम्बल खेलने जा रहे हैं इस बार। मैं 100% करेक्ट नहीं हूं, सूत्र ही बताते हैं ना कि या तो कोयम्बटूर या कन्याकुमारी या तिरुनवल्ली या रामनाथपुरम, ये 4 सीटें हैं, किसी एक सीट से लड़ सकते हैं सर। ये आदमी तमिलनाडु में जहां बीजेपी की एक भी सीट नहीं है, वहां जाके चुनौती देना चाहता है। और मैंने कांग्रेस के एक मुख्य नेता से कहा था कि राहुल गांधी तभी नेता बनेंगे जिस दिन वो उत्तर प्रदेश में अमेठी से नहीं, गोरखपुर में खड़े होकर योगी आदित्यनाथ को चुनौती देंगे कि मैं तेरे घर में आया हूं तुझसे लड़ने और मैं जीत के दिखाऊंगा। तब आप जीतते हैं सर। अब नरेंद्र मोदी तमिलनाडु जाके जीत सकते हैं, मैं आपको बताऊं, वो हारेंगे नहीं वहां पर। बाकी जगह भले बीजेपी हार जाए, मोदी जीत जाएंगे। पर उनकी हिम्मत की फिर तारीफ करनी पड़ेगी कि ये आदमी अपने घर से बाहर निकल के, क्योंकि जब ये एक बार काशी में आए थे ना, तो एसपी के कई लोगों ने मजाक उड़ाया था, नरेंद्र मोदी और बनारस में बहुत बड़ी गलती कर रहे, हारेंगे। आज उस नरेंद्र मोदी ने पूरे उत्तर प्रदेश में उस पूरी पार्टी को मिट्टी में मिला दिया सर, मिट्टी में, मैं आपको बताऊं। और उनके जो सारे सपने थे ना, वो भी धूल धूसरित हो चुके हैं। तो लीडरशिप अगर बोल्ड है तो जीत जाएगी, लीडरशिप अगर खुद भाग जाए तो नहीं जीतते सर। अरुण कुमार जी। जी सर। सर मेरे जो पूर्व वक्ता हैं वो पत्रकारिता के मजे हुए ऐसे खिलाड़ी हैं, वो अंतिम वक्ता को बोलने के लिए कुछ ऐसा पॉइंट छोड़ते ही नहीं है। तो मैं शुरुआत करूंगा एक अलग तरह की। जैसे संजीव चंदन साहब हैं, मैं इनका बड़ा फैन हूं। मैं इनके प्रोग्राम रात को 1:30 2 बजे देखता हूं, जिसमें ये वकालत करते हैं कि राहुल गांधी जी को मणिपुर से इलेक्शन लड़ना चाहिए, वायनाड छोड़ देना चाहिए और उनको अमेठी नहीं छोड़ना चाहिए। मेरे सामने वही शख्सियत, कई बार मैं उनको सलाम करता हूं अपने घर में बैठकर। ये मेरी विरासत, मुझे मैं दिखा देता हूं आपको। ये मेरे पिताश्री हैं जी। बेहद सादगी से भरे हुए। मैं सिर्फ उन्हीं की बातें करूंगा आज। कैसे? सर, शाम को 5 बजे भोजन कर लेना, दाल में तड़का लगा या नहीं लगा, वो मेरी मां से कहा करते थे कि मुझे 2 फुलके दे दो। किस लिए? क्योंकि उनको शाम के 6 बजे के बाद 5-7 डायरियां लेकर इलेक्शन की जो लिस्ट निकलती थी, उसमें यह देखना कि कौन सा बच्चा 18 साल का हो गया, वो पढ़ाई कर रहा है या रोजगार कर रहा है, उसके पिता उसके विषय में क्या सोच रहे हैं। तो अगले दिन सवेरे वो उनके घर चले जाते थे ये पूछने के लिए कि भाई आपके बेटे का हुआ क्या, क्या करवा रहे हो उसको, पढ़ाई कर रहा है नहीं कर रहा, रोजगार कर रहा है नहीं कर रहा। राजनीति से परे सामाजिक समभाव से जुड़ना। ये जो लोग आरएसएस में नहीं रहे, जो लोग बीजेपी में नहीं रहे, मुझे लगता है शायद उनके पास अनुभव उनके वाला नहीं होगा। मैं वो सौभाग्यशाली हूं इस मामले में कि मुझे वो अनुभव मिला है। जो रण की भेरी होती है सर, वो कभी भी इलेक्शन वाले दिन नहीं बजती। शंखनाद जैसे ही एक इलेक्शन का रिजल्ट आए, अगले ही दिन वो शंखनाद बज जाता है। मतलब इन 5 सालों में कौन कौन सा बच्चा 18 साल 21 साल का होने वाला है,
वो मेरा वोटर बनने वाला है। संभावित मेरा एक मार्केटिंग के लिहाज से देखा जाए तो एक राजनीति का मुझे वोट देने वाला वो ग्राहक बन जाता है। सर अभी एक पिरामिड की बात कही गई है, मैं आपको एक याद कराता हूं मार्केटिंग का एक फंडा। आप एक मेंबर बनाएं, आपको 3 मेंबर और बनाने हैं और उन 3 मेंबरों को 3-3 मेंबर और बनाने हैं तो आपको रॉयल्टी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल बीजेपी इसी पैटर्न से चलती है। बीजेपी को मैंने भोगा है, खाया है, सोया हूं, लेटा हूं और उसके साथ मैंने बातें की हैं और आज भी करता हूं। सर ये जो चुनाव की राजनीति होती है ना, इसको प्रधानमंत्री से ये अपेक्षा की जाती है कि जब वो संविधान की शपथ लेकर ये कहते हैं कि मैं देश के संविधान की रक्षा करूंगा, तो सर वो चुनाव लड़ने के लिए नहीं आते। मेरे पिताजी ने एक बार एक वक्त में मना कर दिया था टिकट लेने से और जिला अध्यक्ष बनने से, ये कहकर क्या ये जो नए मेरे पीछे पीढ़ी जो मेरी दूसरी तीसरी लाइन खड़ी है, ये मेरी मिजाज पुरसी के लिए है क्या? ये काम नहीं करेंगे। और उनका डिफरेंस ये होता था, उनकी उम्र 70 वर्ष की थी और 30 वर्ष का व्यक्ति उनके साथ ऐसे बैठकर काम करता था जैसे वो अपने किसी दोस्त के साथ काम कर रहा। तो ये जो कम्युनिकेशन गैप है, ये मैं मानता हूं कांग्रेस में है। उसका कारण क्या है? 55 साल जिस व्यक्ति ने सत्ता भोगी हो, जिसके घर में एक प्रधानमंत्री हो गया हो, फिर दूसरा हुआ हो, फिर तीसरा हुआ हो, तो एक सुविधाजनक व्यवस्था में रहना ये हमारे ब्लड में आ जाता है। एक गरीब का बच्चा अगर राजनीति में आता है तो उसको पहले पन्ना प्रमुख इसलिए बनाया जाता है, जो समिति बनती है जिसमें 10 आदमी होते हैं और 11वां आदमी उसका पन्ना प्रमुख होता है, वो इसलिए बनाया जाता है कि ये रगड़े खाए। एक एक फिलॉसफी है, मैं बताता हूं आपको। जैसे मेरे बच्चे ने बीटेक किया, उसने मेरे से पूछा पापा पैसा है, काम करवाओगे? मैंने कहा है, नहीं करवाऊंगा, नौकरी करो, धक्के खाओ, एक्सपीरियंस लो, मार्केट में जाओ, अपनी वैल्यू मुझे डालकर लेकर आओ। अगर तुम्हारी वैल्यू 2 लाख की हो गई है, तुम्हारी 10 लाख की वैल्यू हो गई है, मैं तुम्हें 50 लाख रुपया देता हूं, तुम बिजनेस करो। तुम अपने आप को एलिजिबल तो मानो। पर कांग्रेस के अंदर मैंने देखा है कि एक व्यक्ति आज प्रवेश करता है और कल उसका खंबे पर, बिजली के खंबे पर, तब टेलीफोन के खंबे होते थे, टेलीफोन के खंबे पर उसका एक बोर्ड लग जाता है कि मैं ब्लॉक का सचिव हूं, ये मेरा नाम है, ये मेरी फोटो है, मैं नगर सेवक हूं, आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं, कृपया मुझे कांटेक्ट करें। जब उससे कांटेक्ट करते हैं तो उसके पास समस्या का समाधान नहीं होता, क्योंकि जो नाली ठीक करने वाला एई है उसका नंबर उसके पास नहीं है। उसको कॉर्पोरेशन की वर्क्स कमेटी जो होती है, उसमें जो वर्क्स डिपार्टमेंट में या जो मेंटेनेंस में काम करते हैं, उसका उनके साथ संवाद नहीं होता। तो बीजेपी का जो पैटर्न है ना सर, वो बहुत डिफरेंट है। बेसिक डिफरेंस ये है कि हम जो ग्रास रूट पे काम करने वाले व्यक्ति हैं उनको आगे नहीं लेके आते। मैं एक नाम लेता हूं आपको, हर्ष महाजन का, तो चंबा से आते हैं। उनके पिताश्री विधानसभा अध्यक्ष रहे, 3 बार वो खुद एमएलए रहे। तो जब उनकी बात को, मैं कहता हूं मार्गदर्शन मंडल में डाल दो, कोई बात नहीं, पर बात तो सुनो, मिलो तो सही। ऐसा ना हो कि आपको एक तरफ तो जान का खतरा था, उनकी मां ने उनको अपना आंचल देकर ढक दिया कि मेरा पुत्र किसी तरह से जीवन बचा ले, और हम उनसे जब अपेक्षा करते हैं, अब तो 20 वर्ष उनको एमपी बने हो गए, तो उनको खुलकर खेलना चाहिए। ये बात, मैं इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं करता कि उनकी जो यात्रा है वो उतना प्रभाव ना डालती अगर वो अमेठी, रायबरेली, पीलीभीत ऐसे क्षेत्रों में गए होते। वो गए हैं मणिपुर में, मैं मानता हूं वो जीत जाएंगे, परंतु जो बेसिक डिफरेंस है हम लोगों को वो समझना होगा। जो बीजेपी की कार्य पद्धति है, उसके पास आरएसएस की बहुत बड़ी फौज है। मेरे पास जिस स्कूल में मैं पढ़ा हूं, उस स्कूल के 10वीं के बच्चे आज निकलकर हिंदू झंडे लेकर ये कहते हैं कि हम राम को लाए हैं, और हम जिनको लेके आए हैं वो जिनको लेकर आए हैं, मतलब जो राम को लेकर आए हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। सर हमारे पास कांग्रेस में, विपक्ष में ऐसी फौज नहीं। हमारे पास विरासत में जो लोग मिले हैं वो या तो तेजस्वी जैसे हैं, या वो हमारे यादव साहब, मुलायम साहब के बेटे हैं, या हमारे पास राहुल गांधी जैसे हैं। ये जो सत्ता
जनता का सुख है। ये एक बार 46 डिग्री की धूप में जो चोटी का पसीना है, वो जब तक पैर के नाखून तक नहीं आएगा, आप जनता से संवाद अपना स्थापित नहीं कर पाएंगे। मेरे पास 1000 उदाहरण है सर, दोनों पार्टियों के, तीनों पार्टियों के, 4 पार्टियों के, जिसमें 30-30 साल आदमी व्यक्ति रहा है। रीता बहुगुणा जो पारिवारिक क्षेत्र से आती हैं, उन्होंने क्यों छोड़ दी? क्योंकि उनका मकान गिरा दिया गया था। बहुत सारी कहानियां हैं इसमें। जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि कांग्रेस के पास धरातल पर चोटी से पैर के नाखून तक पसीना बहाने वाले वो समर्पित कार्यकर्ता नहीं हैं। पदाधिकारी बहुत हैं, बोर्ड पर टंगने वाले बहुत हैं, परंतु बीजेपी के पास ऐसी एक फौज तैयार है। 5 लाख लोगों को वो अपने पेरोल पर लेकर पेड वर्कर बनाकर काम कर रहे हैं। जो पार्टी आप पार्टी कर रही थी, उसी की आइडियोलॉजी लेकर बीजेपी और आप पार्टी काम कर रही है। कांग्रेस को फिर से विचार करना होगा। पर मैं लास्ट में कांग्रेस को बधाई दूंगा कि उसने अपने 6 आदमियों को शंट आउट कर दिया। सर, जो व्यक्ति दंड देना नहीं जानता वो भीष्म पितामह बनता है। भले ही आप अश्वत्थामा बन जाएं, परंतु प्रतिशोध इतना ना हो, परंतु प्रेम भी इतना ना हो कि आप अपने ही परिजनों को, अपने ही पार्टी के वर्कर को दंड ना दे पाए। परंतु यह भी गलत है कि आप किसी और हेमंत बिस्वा को ना बना ले, आप किसी और हर्ष महाजन को ना बना ले। बस मेरा इतना ही कहना है। मैं दोनों पार्टियों को समान रूप से देखता हूं, मैं सभी पार्टियों को समान रूप से देखता हूं। राजनीति आप 5 साल करें, परंतु आज समय है चुनाव में जीती गई पार्टी का सम्मान करना। मतलब जो सत्ता नहीं रखता वो कभी भी समाज सेवा नहीं कर सकता, ऐसी मेरी पक्की मान्यता मेरे पिताजी ने मुझ में कूट कूट कर भरी है। और सत्ता का त्याग करना, ये दिलेरी भी होनी चाहिए कि मुझे नहीं चाहिए मेरे नीचे वाली पीढ़ी को दो आप एमएलए की, एमपी की सीट। ऐसा विचार भी हो तो मुझे लगता है हम बहुत अच्छा कंपटीशन कर पाएंगे। जी।